नमस्कार दोस्तों, ये है पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र वीडियो। इसमें जो भी कंटेंट दिया गया है, आप लोग यदि इस कंटेंट को इसमें जितनी भी व्याख्या दी गई है, जितनी भी क्वेश्चंस दी गई है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस तो एमसीक्यू के रूप में दी गई है। उसके बाद उसमें जितनी भी ऑप्शन है ए बी सी डी, सबका विश्लेषण करके दिया गया है। तो आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और इसके पहले भी हमने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, आप लोग जाकर पूरी वीडियो को देखिए। और इसका यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन होके और इसका पीडीएफ ले सकते हैं और प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़िए। बाकी आपको इस पीडीएफ में जितनी भी कंटेंट है, सारी चीज़ों को आप लोग को कंप्लीट कराई जा रही है। और इस बात को ध्यान में रखिए कि इस पीडीएफ की हर एक कंटेंट को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी पॉलिटी की मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और आप कोई भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, भले वो बिहार का हो या सेंट्रल का हो, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चंस आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से दूसरी दूसरी बुकें जो भी, जैसे कि एनसीईआरटी, उसके बाद में घटना चक्र, लूसेंट और दृष्टि, ये सारी जो बुकें हैं, इन सारी बुकों का निचोड़ है इस पीडीएफ में। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग खाली लास्ट तक देखना, या आप 5 मिनट भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस वीडियो में आपको क्वालिटी का कंटेंट दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में 200 क्वेश्चंस तक डिस्कशन कर चुके हैं। उसका वीडियो आप लोग को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग 201 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। देखते हैं इसका विश्लेषण। तीसरी अनुसूची जो है, इसमें मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। नोट देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं, इसमें उल्लेख नहीं है, उनके लिए अलग अनुच्छेद है। समझ लीजिए, ध्यान में रखना है कि तीसरी अनुसूची में क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का शपथ का उल्लेख है? नहीं है। इनके लिए, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए शपथ कौन सा अनुच्छेद है? 60 अनुच्छेद है, 60 में शपथ होता है। उसी तरह उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका जो शपथ का अनुच्छेद है वो अलग है। चौथी अनुसूची देखिए किससे संबंधित है, तो राज्यसभा में सीटों की बंटवारा से संबंधित है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारा से चौथी अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची 22 मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उससे संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 202 क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जब आपातकाल होगा उस दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन किया जाता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। विश्लेषण देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। कौन कौन सा? 20 एवं 21 को छोड़कर बाकी जो भी मौलिक अधिकार हैं वो निलंबन हो जाते हैं। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के जो वाइमर संविधान है, वाइमर जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार सामान्य स्थिति में, जो सामान्य स्थिति रहेगा उस टाइम मौलिक अधिकार अमेरिका से, और निलंबन के टाइम जर्मनी से। ठीक ना, निलंबन के टाइम जर्मनी से। आगे देखिए,
कि अमेरिका से ही लिया गया है न्यायिक पूर्वानुलोकन। न्यायिक पूर्वालोकन जो है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी का विश्लेषण, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 203 देखिए कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो केवल और केवल शुरू में फर्स्ट बार में राज्यसभा में लाया जाता है। देखिए इसका विश्लेषण, चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है इसलिए उसे हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से ही शुरू होती है। शुरू होने की बात बोल रहा है तो केवल राज्यसभा से शुरू होती है। वहाँ से विशेष बहुमत से पास होने के बाद लोकसभा की केवल सहमति चाहिए होती है, ठीक ना। पहले राज्यसभा उसको विशेष बहुमत से पारित कर देगा और उसके बाद लोकसभा उस पर सहमत हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। लोकसभा के बारे में देखिए, यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाई जाती है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को यदि हटाया जा रहा है तो आप लोकसभा में लाइए, राज्यसभा में लाइए, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं तो केवल और केवल शुरू में राज्यसभा में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किस अधिनियम को माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मार्ले-मिंटो सुधार 1909 को माना जाता है, ठीक है। मार्ले-मिंटो सुधार 1909 1909 का एक्ट के बारे में देखते हैं। इसके द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक ना। किसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर 204 है उसका ऑप्शन नंबर सी का जो डिस्कशन दिया गया है। 1919 का जो एक्ट था इसमें सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए अलग निर्वाचन का विस्तार हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। तो प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत, 1919 के तहत। और 1909 में केवल मुसलमानों के लिए किया गया था, लेकिन 1919 में सिख के लिए, ईसाई और एंग्लो इंडियंस के लिए भी अलग अलग निर्वाचन कर दिया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 1935 का एक्ट प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1919 के एक्ट द्वारा और समाप्त किया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 205, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि से दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर उच्च न्यायालय दिया है और उसमें भी पेंशन के बात बोल रहा है। तो पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है, ठीक है, संचित निधि से दी जाती है। देखते हैं भारत की संचित निधि के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण और कंफ्यूज करने वाला सवाल है। हाई कोर्ट के जजों की पेंशन केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, वो भी भारत सरकार की निधि के द्वारा, ठीक ना। पेंशन का बात कर रहा है, लेकिन जो पेमेंट मिलता है हर मंथ जब वो ड्यूटी करते हैं, जब वो राज्यपाल रहते हैं, तो उस टाइम जो मंथ वाइज पेमेंट मिलता है वो राज्य के संचित निधि से दी जाती है, राज्य देता है। लेकिन जब पेंशन का बात आता है तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। देखते हैं हाई कोर्ट के जजों का वेतन माने सैलरी जो है वो राज्य सरकार देती है। वेतन राज्य सरकार से, पेंशन केंद्र सरकार से, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं 206, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य कौन था, राजस्थान था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक ना, राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश, ये पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य था
जो 1959 में ही लागू किया था। पहला राज्य जो था कब लागू किया था, 2 अक्टूबर 1959 को, और दूसरा राज्य था ये 1959 में ही लागू किया था, लेकिन ये दूसरा था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। देखिए कितनी ही जटिलता से और कितनी ही अच्छी तरीका से जटिल क्वेश्चनों को यहाँ पर दिया गया है। कलेक्शन देखिए, आप लोग खुद यदि पढ़ने वाले कैंडिडेट है तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपके मन में डाउट रहेगा, जो आप नेट पर सर्च करोगे कि इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि आप सोच रहे होगे कि राजस्थान जो है ये पहला राज्य है जो पंचायती राज को लागू किया, तो दूसरा राज्य कौन होगा, और राजस्थान में लागू हुआ था तो किस जिले में लागू हुआ था, नागौर जिला में। दूसरा राज्य कौन था, तो दूसरा राज्य भी दे दिया है आंध्र प्रदेश। कब लागू हुआ था वहाँ पर, तो 1959 में। उसके बाद देखिए ये भी दे दिया है कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो भी पंचायती राज से संबंधित है, जो 1992 में आया था। और जब 1992 में आया था ये संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, तो उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये मध्य प्रदेश। देखिए कितनी अच्छा से आप लोग को कलेक्शन देकर और पीडीएफ को सजाई गई है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप, यदि आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तभी जुड़ जाइए। ग्रुप का नाम है ड्रीम ड्रीम सक्सेस सक्सेस ब्रो। इसको आप टेलीग्राम पर यदि सर्च करते हैं तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइए और फाइल सेक्शन में मिलेगा आपको पीडीएफ डाउनलोड करके और खूब अच्छे से पढ़िए, प्रिंट वगैरह करवा के। बहुत लोग तो प्रिंट करवा के और दुकान पर बेच भी रहा है, बहुत सारे ऐसे हमको बच्चे बता रहे हैं कि हाँ दुकान वाले भी बेच रहे हैं इस पीडीएफ को। कितना अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है, पढ़ने वाले कैंडिडेट ही बता सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम पर डेली फ्री में क्यूज भी कराई जाती है। करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर का क्यूज कराई जाती है 12 बजे। आप लोग ज्वाइन होकर डेली टारगेट दिया जाएगा, डेली आपको क्यूज करना है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और डेली क्यूज करिए। चलिए आइए देखते हैं 207 नंबर क्वेश्चन कि शॉर्ट नोटिस प्रश्न पूछने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है, ठीक ना। जो शॉर्ट नोटिस सूचना जो शॉर्ट नोटिस जो प्रश्न होता है, जो ALP सूचना प्रश्न जो होती है, ठीक ना, मतलब एकदम शॉर्ट में होता है, उसको पूछने के लिए कितने दिन की सूचना देनी होती है, तो 10 दिन की। 10 दिन से कम की सूचना दी होती है, 10 दिन से कम की सूचना। देखिए यदि कोई मामला बहुत ज़रूरी है, जो अविलंबीय है, मतलब कि अविलंबनीय है, मतलब कि जो एकदम से ज़रूरी ही ज़रूरी है, हमारा मतलब कि पाकिस्तान जो है भारत पर आक्रमण कर दिया, तो पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया तो बहुत ही अविलंबनीय है ना, तो इसकी जल्दी से जल्दी चर्चा की जानी चाहिए कि हाँ अब भारत मुसीबत में है तो इसको कैसे झेला जाए, तो बिना सदन का तो होगा नहीं। तो 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर और पूछा जा सकता है कोई भी चीज़, और इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। कैसा दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है। मतलब कि पाकिस्तान और भारत वाला लड़ाई ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ भी हो सकता है जो अविलंबनीय है, जिसको रोका नहीं जा सकता, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके सदस्य जो है उसको सदस्य 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी मौखिक रूप से पूछ सकते हैं, ठीक ना, मौखिक रूप से। नेक्स्ट चलिए, सामान्य प्रश्न जो होते हैं वो कम से कम 10 से 21 दिन का समय देकर नोटिस देना पड़ता है। सामान्य प्रश्न आप पूछिएगा तो कम से कम 10 से 21 दिन आपको नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद पूछिएगा। लेकिन जो शॉर्ट नोटिस वाले जो होते हैं उसमें आप 10 दिन से कम समय में जानकारी मांग सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 208। संविधान की किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT बनाया गया, तो किस संशोधन द्वारा, संशोधन था 69वां 1991 में हुआ था। दिल्ली को विशेष दर्जा देकर वहाँ विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना की गई, और ये किस अनुच्छेद में है,
239 के डबल ए में, याद कर रखना है। 239 के डबल ए में, मैं लिख देता हूँ आप लोग, 239 के डबल ए में क्या है, दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1991। आगे देखते हैं 17वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी के विधायकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 17वां, ठीक है, 17वां। आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, ठीक ना, राज्यसभा, ठीक ना, राज्यसभा भाग लेता है, और उसके साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये लोग भाग लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश का अलाउ नहीं था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें दिल्ली और पुदुचेरी को भी, जो विधायक थे उनको भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 71वीं संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1992 में, ठीक है, उस टाइम जोड़ा गया था। इसको हम लोग याद करते हैं नमक से, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन कब? 1992 में। चलिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नई लोकसभा के गठन पर राष्ट्रपति सदन के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष, जिनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, नियुक्त करते हैं। उन्हें शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। याद कर रखना है कि प्रोटेम स्पीकर की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। और इनका काम क्या है? प्रोटेम स्पीकर का नए सांसदों को शपथ दिलाना इनका काम है, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। देखिए, यह पूरा पॉलिटी का सॉल्यूशन है, इसलिए इसमें आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि आप इसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा डिस्कशन के साथ पढ़ रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक ना। चलिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या जोड़ दिया गया? जो आंतरिक अशांति शब्द है उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो डिस्कशन दिया है, 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया था। इस शब्द का दुरुपयोग रोकने के लिए 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह माने हथियार के साथ विद्रोह कर दिया गया। अब केवल आंतरिक गड़बड़ी पर आपातकाल नहीं लग सकता। जो आंतरिक गड़बड़ी होगा तो आपातकाल नहीं लग सकता, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, जो कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1978 में। ठीक है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में एमएलए कितनी है? 243। एमएलसी कितनी है? विधान परिषद 75। और राज्यसभा की वर्तमान सदस्य की कितनी है? तो 245, भारत में 245। नेक्स्ट देखिए कि भारत के महान्यायवादी को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोलने का उसको अधिकार है, बोल सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और उसको बोलने का अधिकार है। देखिए, अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 78 के तहत महान्यायवादी संसद सदस्य न होते हुए भी संसद में बैठ सकते हैं। जो महान्यायवादी जो होता है वो अनुच्छेद 88 के तहत
संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद में बैठ सकता है और बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि वे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते। चुना हुआ प्रतिनिधि मतदान करता है तो वो मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी बोल सकता है और बैठ भी सकता है। आगे देखिए कि 213 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो यूपीएससी का अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रपति जो यूपीएससी के अध्यक्ष जो होता है और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र भी देता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इन्हें हटाने के लिए शक्ति भी केवल राष्ट्रपति के पास है। सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद यदि यूपीएससी का अध्यक्ष या कोई सदस्य है और उसको हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक ना। संविधान सभा ने 23 जून 1947 को झंडा समिति की गठन की थी। एडहोक कमेटी कहा जाता है ना, एडहोक कमेटी की जो तदर्थ समिति है, तदर्थ झंडा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1947 को 23 जून 1947 को इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं जेबी कृपलानी अक्सर गाइड बुक में इनका नाम जो है गलत दिया जाता है। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के नहीं। आयोग बीपीएससी एवं यूपीपीसीएस ने राजेंद्र प्रसाद को ही सही माना है। तो याद करके रखना है हमेशा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। जेबी कृपलानी कभी भी मत मारिएगा, आप लोग गलती हो जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष ये कौन थे? जेबी कृपलानी थे। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष के अलावा वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग जो होता है वो 5 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होता है एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं, कुल 5 लोग होते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। 216 देखिए, द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कौन है? तो बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है और सभी हैं। ठीक ना। भारत की केवल 6 राज्य में ही विधानसभा और विधान परिषद है। दोनों सदन किसके पास है? मात्र 6 राज्यों के पास है विधानसभा विधान परिषद। 6 राज्यों के पास कौन कौन? सबसे पहले याद करके रखिए, यूपी एवं बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना। देखिए ये दोनों भाई है। बिहार यूपी बिहार भाई और आंध्र प्रदेश तेलंगाना भाई। और उसके बाद महाराष्ट्र एवं कर्नाटक दोनों आपस में बॉर्डर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। याद करके रखिए कुंभबेट। ठीक है, कुंभबेट ट्रिक है। ठीक ना, कुंभबेट जो है ट्रिक है। कर्नाटक, क से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। कुंभबेट याद करिए, या आप लोग भाई भी याद कर सकते हैं। यूपी बिहार, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गिलोटिन शब्द का संसदीय प्रक्रिया में क्या अर्थ है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिलोटिन शब्द का संसदीय प्रक्रिया में क्या अर्थ है? तो गिलोटिन जो शब्द है इसका संसदीय प्रक्रिया में अर्थ है किसी भी विधेयक पर बहस बंद करके तुरंत मतदान कराना। कोई भी विधेयक पर बहस हो रहा है तो उसके बहस को बंद करके और मतदान कराया जाता है गिलोटिन में। ठीक है, गिलोटिन जो शब्द है, जब बजट सत्र या किसी बिल पर चर्चा का समय बहुत ही कम होता है तो स्पीकर बची हुई मांगों को बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रख देते हैं और इसे ही गिलोटिन कहा जाता है। मतलब कि बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, तुम लोग मतदान कराओ और काम खत्म करो।
देखिए जो गिलोटिन जो है यह मूलतः फ्रांसीसी शब्द है, और यह फ्रांस में सिर काटने की मशीन थी। गिलोटिन क्या थी? गिलोटिन फ्रांस में सिर काटने की मशीन थी। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि बहस का गाला काट देना। गिलोटिन का मतलब क्या है? बहस का गाला काट देना, मतलब बहस नहीं होगी, डायरेक्ट अब मतदान करो। नेक्स्ट देखिए 218, किस अनुच्छेद के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं? ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है 231। कौन सा? 231 के तहत अनुच्छेद 231। देखिए 231 के बारे में और अच्छे से देखते हैं कि संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। ठीक ना? ये वाला पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, ये वाला पढ़े, एक बार फिर पढ़ देते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 के बारे में देखिए, संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है, जैसे पंजाब एवं हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 231 के तहत अनुच्छेद 214 क्या है? हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यह सामान्य नियम है। लेकिन 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसमें है? अनुच्छेद 124 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन किए थे? तो ये थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे ये मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। 1969 में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली थे, तब CJI हिदायतुल्लाह ने जो थे हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था। वे भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और रिटायरमेंट के बाद, ठीक ना, भारत के हिदायतुल्लाह जो थे वो जब वो रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज से, तो वे क्या हुए? वे उपराष्ट्रपति पर भी रह चुके हैं हिदायतुल्लाह। ठीक है, बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को देख के हम PDF में आप लोग को ऐड किए हैं कंटेंट को। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? बिहार में अभी वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? तो 19 है। सहरसा के नगर निगम बनने के बाद और हाल ही में अपडेटेड के साथ बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है। पुरानी किताब में आपको 11 से 13 मिल सकता है, तो इसलिए आप अपडेटेड रहें। अभी कितनी है? अभी 19 है। और सबसे लेटेस्ट कौन नगर निगम है? सहरसा है। ठीक है, सहरसा है। नेक्स्ट देखिए, पटना नगर निगम जो है सबसे पुराना है। पटना नगर निगम कब बना था? 1952 में। 221 देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 29 है। कौन सा? अनुच्छेद 29 जो है वो हितों से संबंधित है अल्पसंख्यकों के। कोई भी नागरिक विशेषकर अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षा रख सकता है अनुच्छेद 29 के तहत। नेक्स्ट देखिए कि अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार है अनुच्छेद 30 में। पॉकेट वीटो देखिए, पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति विधेयक को, जो पॉकेट वीटो बोलिए या जेबी वीटो में, राष्ट्रपति विधेयक को कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं? तो जब जेबी वीटो होता है इसमें अनंत काल तक रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें संविधान में राष्ट्रपति के लिए बिल लौटाने की कोई समय सीमा नहीं लिखी गई है, इसलिए वे इसे अनंत काल तक अपने जेब मतलब पॉकेट में रख सकते हैं। अमेरिका में यह केवल 10 दिन के लिए है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है केवल 10 दिन के लिए रख सकते हैं जेबी वीटो, लेकिन इंडिया में अनंत काल के लिए है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो कोरम जो होता है, जिसको बोलते हैं गणपूर्ति, वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 भाग होता है। सदन की कार्यवाही चलने के लिए कम से कम 10% सदस्य लगभग 55 सांसद लोकसभा में उपस्थित होने चाहिए।
यदि इससे कम हो तो प्रोटेम स्पीकर घंटी बजाकर और कार्यवाही को रोक सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 224। राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय है। कैसे निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय क्यों है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव के लिए और 243 के जेड के ए नगर पालिकाओं के लिए किया गया है। ठीक है, इसीलिए यह एक कैसा निकाय है? ये संवैधानिक, क्योंकि ये अनुच्छेद में वर्णन है। और 243 के एवं 243 के जेड के ए में ये इसका वर्णन है। यह भारत के चुनाव आयोग ईसीआई से अलग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अलग है। इसका काम केवल पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सार्वजनिक धन का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन का प्रहरी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कैग संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। उसका काम यह देखना है कि संसद ने जिस काम के लिए पैसा दिया है वह सही से खर्च हुआ है नहीं। किसने कहा था ये चीज़ें? ये अंबेडकर जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 226। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो थे, ये 7 सदस्यीय जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वे एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। क्या नाम था इनका? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये पहले शिक्षा मंत्री थे लेकिन प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। आगे देखते हैं, जीना और लियाकत अली खान पाकिस्तान चले गए थे। वे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि जीना और लियाकत अली ने ही देश बंटवारे का पूरी तरह से समर्थन किया था और ये पूरा हल्ला बोल हल्ला करो इस तरह का इन लोगों का मेन लक्ष्य था, ताकि देश का बंटवारा हो सके। जीना और लियाकत अली, ठीक है, और अपना पाकिस्तान ये लोग देश चले गए। ठीक है, आगे देखिए, प्रशासनिक न्यायीकरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये 323 के ए में है। 323 के ए में है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। यह केवल लोक सेवकों, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़े विवादों जैसे कि कैट के लिए है, जैसे कैट के लिए होता है। ठीक ना, ये किसके लिए? कैट के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 243 के। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और यह केवल लोक सेवकों, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी भर्ती और जो सेवा की शर्त होता है उन्हीं के लिए ट्रिब्यूनल जो होता है ये कैट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, बोला जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। किस अनुच्छेद में? 243 के ए में। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 243 के बी में क्या है? यह अन्य मामले जैसे कि कर, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार के न्यायाधिकरण के लिए है। किसमें? 243 के बी में। ठीक है, अनुच्छेद 315 में क्या है? यूपीएससी एवं पीसीएस का गठन का बात किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 315 में कहा गया। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी एवं पीसीएस का गठन के बाद कहा गया। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो विदेशियों को और वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये अनुच्छेद 15 जो है ये केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। जो भारतीय नागरिक है उन्हीं को, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है इसमें। ठीक ना, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 जो है किसको प्राप्त है? केवल और केवल भारतीयों को। याद रखें, केवल भारतीयों को मिलने वाले अनुच्छेद कितने हैं? 5 है, 15, 16, 19।
29-30 कौन कौन, पहले देखिए लाइन से याद कर लीजिए, 15-16, उसके बाद 29-30 याद करिए, उसके बाद में जो 19 है, जो बोलने का अधिकार है, ये किसको प्राप्त है, केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। 15, 16, 29, 30 एवं 19। अब बाकी जो भी सब अनुच्छेद है, जैसे 14, 20, 21, 25, ये सब विदेशियों को भी प्राप्त है। सब ये जो ऑप्शन में दिया गया था उसी का 14, 20 और जो 21 है, सबको। बाकी जो है मौलिक अधिकार में जो भी वर्णन है, जैसे कि 12, 13, 14, 15, 16 छोड़ दीजिए, 18, 19 छोड़ दीजिए, 20, 21, 24, 25, 26, 27, सब किसमें है, सब दोनों को प्राप्त है। किसको, विदेशियों को भी और भारतीयों को भी, लेकिन केवल और केवल भारतीयों को 15, 16, 19, 29, 30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए माने एसटी के लिए आरक्षित है, वे कौन सी है, तो कटोरिया एवं मनिहारी है। कौन सा, कटोरिया एवं मनिहारी। कटोरिया जो है बांका जिला में है, मनिहारी जो है कटिहार जिला में है। बिहार में एसटी की जनसंख्या कम है, इसीलिए 243 में से केवल 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। जितनी भी एसटी जनजाति थी, माने एसटी जो लोग थे, जिनको हिंदी में जनजाति बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, शेड्यूल ट्रिब्यूनल बोला जाता है, ठीक है। तो किस में है ये लोग, ये हैं 243 जो है, इसमें मात्र 2 हैं, और मैक्सिमम लोग झारखंड चले गए जो बिहार में थे। एससी जो होता है, जो अनुसूचित जाति है, वो आरक्षित सीटें हैं कितनी, एससी के कितनी सीटें हैं, एससी की 38 सीटें, कितनी, 38 सीटें हैं एससी के लिए, याद कर रखना है। एससी की कितनी है, 38 है, ठीक है, 38। और जो एसटी का कितना है, एसटी का 2 है, दोनों के मिलाकर 40 सीटें रिजर्व है किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 230 देखते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस देश के संसदीय देन है। तो जो कॉलिंग अटेंशन मोशन जो होता है, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये भारत के देन है। भारत यह पूरी तरह से भारतीय नवाचार है। यह जो है, जो क्या है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यह पूरी तरह से भारतीय नवाचार है, जो 1954 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके तहत कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री का ध्यान किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर आकर्षित कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपको लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी ही पड़ेगी, बिना अनुमति को आप नहीं कर सकते हैं। तो अनुमति आपको लोकसभा अध्यक्ष से लेना है, ठीक ना, उसके बाद ही आप अविलंबनीय जो मुद्दा है उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका उल्लेख संसदीय नियमों में है। शून्यकाल का उल्लेख शून्यकाल का नहीं है, पर इसका है। देखिए हमारे जो संसदीय जो नियम है उसमें ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है इसका उल्लेख है, लेकिन जो शून्यकाल जो होता है, शून्यकाल का टाइम कब से कब होता है, शून्यकाल 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। और ये जो होता है ये संसद में हमारी गणना नहीं है, संसदीय नियमों में इसका वर्णन नहीं किया गया है कहीं पर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को, माने कि राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में है की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय में पारित होना अनिवार्य है, तो 2 महीना में। कितने महीना में, 2 महीना में, ठीक है ना, 2 महीना में इसको पारित होना अनिवार्य है। देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 2 महीने के लिए, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय में पारित होना अनिवार्य है, तो ये कितने महीने में, 2 महीने में अनिवार्य है। राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल, याद रखना है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल दोनों जो है दोनों का अनुमोदन
2 महीना में हो जाना चाहिए। कितने महीने में? 2 महीना में हो जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360वां अनुच्छेद में है। ठीक है। और 1 महीना किसका है? 1 महीना अनुच्छेद 352 में जो शामिल है। तो 352 में जो उल्लेखित है राष्ट्रीय आपातकाल, इसका 1 महीना है। ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको 1 मंथ किया गया है। ठीक ना, 1 मंथ किया गया है। नहीं तो ये भी 2 महीना ही था, ये भी 2 महीना था। लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और जो 2 महीना था उसके जगह पर 1 महीना कर दिया गया। और बाकी जो ये सारी हैं जो राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात, इनका अनुमोदन कम से कम 2 महीना के भीतर में हो जाना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा की सीटें किस वर्ष की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए स्थिर कर दी गई है। तो देखिए 2026 तक के लिए स्थिर की गई है। 1971 की जनगणना के आधार पर अभी लोकसभा की सीटें हैं, याद करके रखना है। अभी जो 2026 तक की जो जनगणना हो रहा है, ये जो 26 तक के जो आधार वर्ष है, जो सॉरी लोकसभा के जो सीटें हैं जो 2026 में 2026 तक, अभी 2026 चल रहा है, तो अभी जो 2026 में जो सीटें हैं तो वो किस जनगणना के आधार पर स्थिर की गई? तो वो 1971 की जनगणना। ठीक ना, 1971। देखिए 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा के कुल सीटों की संख्या 543 जो है वो 1971 की जनगणना पर 2026 तक फिक्स की गई है। याद करके रखना है, 2026 तक इसको फिक्स की गई है। और कब इसको फिक्स की गई थी? 2001 में ही फिक्स की गई थी, क्योंकि परिसीमन हमारा कब आया था? लास्ट परिसीमन हमारा 2002 में ही हुआ है। तो लास्ट परिसीमन 2002 में हुआ, तो उस टाइम ही निर्णय लिया गया था 84वां संविधान संशोधन द्वारा 2001 के संशोधन द्वारा कि जितनी भी सीटें हैं अभी लोकसभा में जो 543 है वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही 2026 तक फिक्स रहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2001 के बारे में देखते हैं। राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्सीमांकन 2001 की जनगणना के आधार पर है 87वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक ना, ध्यान में रखना है कि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन 2001 की जनगणना के आधार पर है 87वें संविधान संशोधन द्वारा। सीटें 1971 पर, सीमा 2001 पर। याद करके रखना है, जो राज्यों के भीतर जो निर्वाचन क्षेत्र का जो पुनर्सीमांकन किया गया है, मतलब कि कैसे समय सीमांकन किया गया पता है? जैसे कि पटना जो है, पटना डिस्ट्रिक्ट जो है इसका सीमांकन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो। पटना डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा लोकसभा की सीटें होगी, और यदि एक डिस्ट्रिक्ट में देखते होंगे कि 2 सीटें हो जाती है, कहीं पर 2 जिलों की मिलाकर और 1 सीट होती है, 2 जिला के मिला के और 1 सांसद सदस्य होते हैं। तो वो जो सांसद के सदस्यों का जो सीमांकन जो क्षेत्र है उसका निर्धारण जो है वो 2001 के आधार पर किया गया है। और जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जनसंख्या पर की गई है। ठीक है। आगे देखते हैं कि संविधान की किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के न्याय निर्णयन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 252 में। अंतर्राज्यीय विवाद का बात कहा गया है 252 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि संसद कानून बनाकर नदी जल विवादों के लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप वर्जित किया गया है। मतलब कि जो अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है उसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद देखिए अंतर्राज्यीय परिषद किसमें है? तो अंतर्राज्यीय परिषद है 263 में है, आपस में समन्वय करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं 234। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करते हैं, और यह परंपरा है कि अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी का ही होगा। देखिए जो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा सत्ताधारी का ही होता है, रूलिंग पार्टी का होता है। और याद करके रखना है कि जो लोक लेखा समिति होती है
लोक लेखा समिति को बोला जाता है लोक लेखा अकाउंटेंट, PAC बोला जाता है, पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी, ठीक ना। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं विपक्षी दल के नेता, ठीक ना। विपक्षी दल के नेता होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सत्ताधारी दल के नेता, ठीक है। मैंने सत्ताधारी का ही कोई सदस्य होगा। जैसे कि मोदी जी हैं, तो अभी मोदी जी का शासन चल रहा है, तो जो प्राक्कलन समिति का कोई भी सदस्य जो अध्यक्ष बनेगा वो मोदी जी की ही पार्टी का कोई बनेगा। और वहीं जो लोक लेखा समिति है, PAC है, तो इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो राहुल गांधी के पार्टी का कोई व्यक्ति बनेगा, ठीक ना। ऐसा होता है। वही परंपरा देखिए यहाँ पर भी दे दिया है कि यह परंपरा लोक लेखा समिति के लिए अध्यक्ष के लिए विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो नेता होते हैं वो लोक लेखा समिति, जिसको बोला जाता है PAC, पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी, ठीक ना। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी का नेता होता है, और जो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो किसका होता है? सत्ताधारी का होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पटना उच्च न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो रेखा मनोहर लाल दोषी। रेखा मनोहर लाल दोषी जो थी वो पटना उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश, याद कर करना, मुख्य न्यायाधीश। जो रेखा मनोहर लाल दोषी जो थी 2010 में पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। क्या नाम था इनका? रेखा मनोहर लाल दोषी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? मुख्य न्यायाधीश ये नहीं थी, मुख्य न्यायाधीश ये नहीं थी, याद कर रखना है, ठीक ना। अभी तक मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है, ठीक ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी फातिमा बीबी। और पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, ये थी जस्टिस रेखा दोषी। क्वेश्चन देखते हैं 224। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केवल और केवल केंद्र सरकार को, केवल और केवल केंद्र सरकार, माना संसद जो है वो अवशिष्ट विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 के तहत जो विषय तीनों अनुसूचियाँ, जो तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है, जैसे साइबर कानून, सरोगेसी, एप्लीकेशन वगैरह के बारे में, ठीक ना, उन पर कानून बनाने का हक सिर्फ सांसद को है। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी, संसद के पास होगी। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान में कनाडा से। नेक्स्ट देखिए, GST परिषद में निर्णय किस आधार पर होता है? GST परिषद में जो निर्णय जो है वो किस आधार पर होता है? तो GST परिषद में निर्णय जो है वो 3/4 के बहुमत से होता है। देखिए कितना ही ज़्यादा, मतलब कि ये होता है इसमें 3/4। GST परिषद में निर्णय किस आधार पर होता है? तो 3/4 के बहुमत से। जो हमारा संविधान में जो स्पेशल जो माने विशेष बहुमत से जो संशोधन होता है वो 2/3 ही होता है। लेकिन GST में निर्णय क्या, GST परिषद में जो निर्णय होता है वो 3/4 बहुमत से होता है। GST परिषद में केंद्र का वोट भार जो होता है 1/3 होता है, और राज्यों का और सभी राज्यों का मिलाकर 2/3 होता है। ध्यान में रखना है कि GST परिषद में केंद्र का वोट का भार कितना होता है? 1/3 होता है, और सभी राज्यों के मिलाकर 2/3 होता है। कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए कुल उपस्थित सदस्यों के कम से कम 75%, मतलब 3/4 मतों की आवश्यकता होती है। 3/4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट है जो आप खाली GST करते होंगे लेकिन इतना आप जानते नहीं होंगे, ठीक ना। तो 3/4 की ज़रूरत है, ठीक है। और जो केंद्र की भार होती है वो होती है 1/3, और राज्यों के जो भार होती है टोटल मिला के 2/3 होती है। नेक्स्ट देखिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 में
जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, उसमें कितनी धाराएं और अनुसूचियाँ थी? तो उसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियाँ थी। यह ब्रिटिश सांसद द्वारा बनाया गया सबसे लंबा अधिनियम था। तो कहेगा कि ब्रिटिश शासन द्वारा बनाया गया सबसे लंबा अधिनियम कौन था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान का लगभग 60 से 70% हिस्सा जो है इसी अधिनियम से लिया गया है और इसमें प्रस्तावना नहीं थी। और याद करके रखना है 321 अनुच्छेद है और 10 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ कितनी थी? 10 थी। लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान जो बन तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मात्र अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 ही थी। अभी कितनी है? अभी 12 है। अभी कितनी है? 12 है। लेकिन उस टाइम कितनी थी? 8 ही थी। लेकिन जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, उसमें 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक ना? आगे देखते हैं कि संसद सचिवालय किसके अधीन कार्य करती है? तो संसद सचिवालय जो है ये लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के सभापति के अधीन काम करती है। देखिए, अनुच्छेद 98 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय होता है। अनुच्छेद 98 के तहत संसद के जो प्रत्येक सदन है उसका अपना एक सचिवालय होता है। लोकसभा सचिवालय सीधे स्पीकर के अधीन और राज्यसभा सचिवालय सभापति के अधीन काम करता है, सरकार के अधीन नहीं काम करता। याद कर रखना है कि जो लोकसभा का सचिवालय जो होता है वो स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष के अधीन काम करता है और राज्यसभा का जो सचिव होता है सचिवालय होता है वो सभापति मतलब कि उपराष्ट्रपति के अधीन काम करता है। सरकार के अधीन ये काम नहीं करता है संसद का सचिवालय। किस अनुच्छेद में है? 98 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 98 में। नेक्स्ट देखिए 240, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया है? तो मुहर के रूप में हाथी को अपनाया गया था संविधान सभा के। ठीक है, देखिए संविधान सभा ने हाथी को अपने प्रतीक के रूप में अपनाया था। यह संविधान के विशाल आकार को दर्शाता है। ठीक ना, हाथी को। आगे देखिए कि निवारक निरोध संविधान की किस सूची का विषय है? तो निवारक निरोध जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय? समवर्ती सूची के विषय। सुरक्षा, विदेश मामले या आवश्यक सेवाओं से जुड़े निवारक निरोध पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। उदाहरण के लिए यूपा केंद्र का है और मोकोका किसका है? महाराष्ट्र का है। अनेक ये राज्य का है। मतलब कि जो निवारक निरोध जो है ये समवर्ती सूची में आता है और इसमें दोनों कानून बना सकता है, यूपा केंद्र का और मोकोका महाराष्ट्र का है। ये क्या है? एक निवारक निरोध कानून है महाराष्ट्र मतलब राज्यों का। बिहार में लोकायुक्त का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में जो लोकायुक्त है इसका गठन 1973 में हुआ था। बिहार में लोकायुक्त का गठन कब हुआ था? 1973 में। देखते हैं नेक्स्ट 1973 में क्या हुआ था? बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। बिहार लोकायुक्त की स्थापना 1973 में हुई थी। 1971 महाराष्ट्र लोकायुक्त बनाने वाला पहला राज्य था। देखिए लोकायुक्त बनाने वाला पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। ठीक है, और बिहार के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिनको जिनको जानकारी है बताइए, नहीं तो आप लोग गूगल करके भी कमेंट करिए कि बिहार के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। और सबसे पहले लोकायुक्त कौन बनाया था? महाराष्ट्र बनाया था 1971 में। 1971 में महाराष्ट्र बनाया था और बिहार 1973 में बनाया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक ना, याद कर रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमिटी। ठीक ना, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होगा जो सेवानिवृत्त हो। देखिए 2019 में संशोधन से पहले केवल सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस ही अध्यक्ष बन सकते थे। केवल और केवल चीफ जस्टिस। CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ही बन सकते थे। संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज अध्यक्ष बन सकता है। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो राज्य का परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक ना, अनुच्छेद 12 में देखिए क्या दी गई है। भाग 3 मौलिक अधिकार के उद्देश्यों के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। संसद, सरकार, स्थानीय निकाय आदि इसमें दी गई है। तो राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 में। भाग 3 में ही अनुच्छेद भाग है ना, कहाँ से? देखिए जो मौलिक अधिकार है कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से 35 तक है ना, 12 से 35 तक है। तो 12 जो है वो इसी में आता है, मौलिक अधिकार में। तो इसी में राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 36 इनमें से राज्य की परिभाषा है, लेकिन भाग 4 के लिए जो अनुच्छेद 12 वाली ही मानी जाती है। ध्यान देना इस पर। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन जो अनुच्छेद जो 12 में दी गई है उसी को विस्तार करके और अनुच्छेद 36 में दे दी गई है। तो मुख्य रूप से राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में और उसका ही डीपीएसपी में व्याख्या किया है अनुच्छेद 36 में। ठीक है, आगे देखते हैं। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है? तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताना जरूरी है, लेकिन निंदा प्रस्ताव के लिए जरूरी नहीं है। याद कर रखना है कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है। अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना आपको जरूरी नहीं है, आप कारण नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन आप निंदा प्रस्ताव कर रहे हैं तो उसमें आपको उसमें कारण बताना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव में आप कारण नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप निंदा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं निंदा, इसकी आपको बतानी होगी, जानकारी देनी होगी। अविश्वास प्रस्ताव केवल पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आता है, कारण बताना जरूरी नहीं है, पास हुआ तो सरकार गिर जाएगी। जो अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल और केवल पूरी मंत्रिमंडल पर आती है, और जहां अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार गिर जाएगी। कारण बताना इसमें जरूरी नहीं है कि क्यों हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या नीति के खिलाफ आ सकता है। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ आता है, या किसी ने एक नीति ला दिया तो उसके खिलाफ आता है। इसमें कारण बताना जरूरी है कि क्यों आप इस मंत्री के प्रति निंदा प्रस्ताव लाए हैं। पास होने पर इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, पर यह सरकार की फर्जियत हो जाएगी। यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसमें सरकार इस्तीफा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, लेकिन इस पर सरकार की बेइज्जती होगी, सरकार फर्जियत हो जाएगा कि इस सरकार में ये मंत्री जो है इस तरह का रखा गया है। ठीक ना, तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में आपको अंतर पता चल गया होगा। चलिए देखते हैं 246 नंबर क्वेश्चन। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के बारे में देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो सरनाथ अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है, उसको मुंडकोपनिषद से ली गई है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सत्यमेव जयते। इसको मुंडकोपनिषद में से लिया गया है, और ये देवनागरी लिपि में लिखे थे। याद कर रखना है, सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। और ये कहाँ से लिया गया है? सरनाथ अशोक स्तंभ से। कठोपनिषद जो इसमें नचिकेता और यम का संवाद है। जो कठोपनिषद है इसमें नचिकेता और यम का संवाद है। पंचायत समिति का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर देखिए 247, तो पंचायत समिति का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति, यहाँ पर ध्यान रखना है, पंचायत समिति का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, बीडीओ होता है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर का कार्यपालक माने पदाधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो बीडीओ होता है, वो सरकारी अधिकारी होता है। पंचायत समिति के देखिए ग्राम पंचायत पर कौन होता है? ग्राम पंचायत के स्तर पर सरकार का अधिकारी जो होता है
वो होता है पंचायत सचिव ना, वो होता है पंचायत सचिव। ठीक है। और ब्लॉक स्तर पर कौन होता है, वो होता है बीडीओ होता है, जो सरकार का अधिकारी होता है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर ही होती है। ठीक है। आगे देख, प्रमुख जो है पंचायत समिति का निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख होता है। तो जो प्रमुख देखते होंगे आप लोग कि एक ब्लॉक में प्रमुख भी होता है, तो प्रमुख जो होता है वो पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख होता है। और सरकारी प्रमुख कौन होता है, वो होता है बीडीओ, ब्लॉक इसका नाम क्या है, ब्लॉक डेवलपिंग ऑफिसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248 कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तो ये सांसद कर सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को न बिगाड़े। ये केशवानंद भारती जो आई थी 1973 में, उसमें कहा गया था और उस टाइम से लागू भी हुआ है, ठीक ना। उस टाइम से लागू भी हुआ है कि केशवानंद भारती 1973 में कहा गया था कि सांसद जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 249 कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब और किसके अध्यक्षता में हुई थी। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में बीजी खेर के अध्यक्षता में हुई थी। किसके अध्यक्षता में, बीजी खेर के अध्यक्षता में 1955 में हुई थी। देखिए अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर था इनका नाम, फुल नाम बाल गंगाधर खेर था, की अध्यक्षता में एक पहले आयोग का गठन किया था। इसने 1956 में रिपोर्ट पेश की थी। इन्होंने कब रिपोर्ट पेश की थी, इन्होंने 1956 में अपने रिपोर्ट को पेश किए थे। 1955 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। और अनुच्छेद 344 के तहत ऐसा किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक गंगा नदी की लंबाई कहाँ पर है, तो है पटना में। कहाँ पर, पटना में। बिहार में गंगा नदी लगभग 445 किलोमीटर बहती है। सबसे ज़्यादा लंबाई पटना जिले में है, लगभग 99 किलोमीटर। कितना, लगभग 99 किलोमीटर है पटना में गंगा नदी। पटना जिले में गंगा नदी कितना किलोमीटर है, तो लगभग में 99 किलोमीटर है। ठीक ना, कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर है। तो याद करके रखना है कि सबसे ज़्यादा पटना में गंगा नदी लंबाई है, पटना जिला में। अब भागलपुर दूसरे नंबर पर है। भागलपुर कितने नंबर पर है, भागलपुर दूसरे नंबर पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं कि विधान परिषद की संरचना में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद की संरचना में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल उन लोगों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, याद करके रखना है ये सहकारिता आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है, और समाज सेवा से जुड़े हों। उनमें से 1/6 सदस्य जो विधान परिषद की जो संख्या है उसमें से 1/6 सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हैं। यहाँ पर और आगे देखते हैं 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। 1/3 सदस्यों का जो एमएलए करते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। जो एमएलए जो होते हैं वो लोग जो पार्टी का सदस्य है वो लोग करते हैं। और 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, नगर पालिका और पंचायत द्वारा की जाती है। 1/3 सदस्य देखते हैं ना कि जिला परिषद जो होती है वो विधान पार्षद को चुनती है। तो वहीं 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय एवं पंचायतों द्वारा, और 1/12 शिक्षकों द्वारा, और 1/12 स्नातकों द्वारा। 5 भाग होती है विधान परिषद को चुनने का, इसमें 1 भाग राज्यपाल, 1/3 भाग विधानसभा, 1/3 भाग स्थानीय निकाय, 1/12 भाग शिक्षक द्वारा, और 1/12 भाग स्नातकों द्वारा चुनी जाती है, जिनकी 3 साल पहले स्नातक हो चुकी है। तो यहाँ पर रखना है ध्यान
1/3, 1/3 किसके द्वारा? 1/3 देखिए विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा जो नगर पालिका और पंचायत हो सकते हैं, और 1/12 शिक्षकों द्वारा, और 1/12 स्नातकों द्वारा, और 1/6 राज्यपाल के द्वारा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252 कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किस देश की विशेषता है? दोहरी नागरिकता अमेरिका की विशेषता है, ठीक ना। अमेरिका में क्या प्रावधान है? वहाँ व्यक्ति देश का नागरिक होने के साथ साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है जहाँ वह रहता है, जैसे टेक्सास और यूएसए दोनों ही नागरिकता है, ठीक ना। देखिए जिस तरह भारत में अलग अलग राज्य हैं, जैसे कि बिहार है, झारखंड है, यूपी है, तो अमेरिका में क्या है कि बिहार का भी एक अलग नागरिकता मिलेगा, उसके साथ इंडिया का भी अलग अलग नागरिकता मिलेगा, इस तरह वहाँ पर है। लेकिन इंडिया में क्या है, आप यदि इंडिया का नागरिकता ले लिए हैं तो अब आपको बिहार का नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। भारत में क्या है, यहाँ पर एक और नागरिकता है, चाहे आप बिहार के हो या केरल के, नागरिकता केवल भारतीय हैं। आप ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन में एक और नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आप देखिए, आप नागरिकता ले लिए हैं ना भारत का, तो आप बिहार को हो या आप बिहार से रिलेट करते हैं या आप केरल से रिलेट करते हैं, आप केवल और केवल भारतीय हैं। आप बिहारी और केरली नहीं हैं, आप भारतीय हैं, ठीक ना। इस तरह होता है इंडिया में। संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोहरे दंड से प्रावधान किया गया है संरक्षण का, तो अनुच्छेद 20 के 2 के तहत, अनुच्छेद 20 के 2 के तहत दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। डबल जियोपार्डी, अनुच्छेद 20 के 2, कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। ये किसमें है? अनुच्छेद 20 के 2 में है। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। आगे देखिए 20 के 1 में क्या है कि भूत लक्षी विधि से संरक्षण, आज किए गए अपराध की सजा आज के कानून से मिलेगी, भविष्य या भूतकाल के कानून से नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि 20 के 1 में कहा गया है कि जिस टाइम वो अपराध कर रहा है उस टाइम जो अपराध की कानून थी, उसको जो उस टाइम सजा मिलने वाली थी, वही सजा उसको मिलेगी। जब भी सजा मिलेगी उसको आज मिले चाहे 10 साल बाद मिले, जिस उस टाइम जो कानून थी उसी के तहत मिलेगी। और 20 के 2 क्या कह रहा है? उसको ये बोल रहा है कि कोई भी एक अपराध के लिए, कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। वो ये नहीं कि अभी उसको सजा दे दिया फिर 10 साल बाद फिर बोले कि नहीं तुमको फिर सजा देंगे, इस तरह नहीं। 20 के 3 में क्या बोला है? अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। माने कि आपको ये नहीं ज़बरदस्ती बोला जाएगा कि तुमने उसका मर्डर किया है, तुम बोलो, तुम गवाह दो अपने आप, हाँ मैंने और मर्डर किया है, आपको ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, ठीक ना। ये किसमें है? 20 के 3 में। तो ये ध्यान रखना है, जो आज कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। एक बार के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, और आपके प्रति गवाह नहीं दिया जाएगा, खुद से आप अपने प्रति गवाह नहीं दे सकते, ठीक ना।